गरीब माँ की 3 अमीर बेटियों की घास की गाउन। लालटेन के सहारे गरीब बुढ़िया कम रोशनी में कपड़े सिल रही थी। ये होता देख उसका बेटा सतीश कहता है, माँ, इतनी कम लाइट में रात में आप ये सिलाई का काम क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो, आंखों पर जोर पड़ेगा। पिताजी और मेरी 3 बहन सो गई हैं, आप भी सो जाइए। अरे बेटा, ये काम तो मैं कब से कर रही हूँ, आज कौन सी नई बात है। रुकिए, मैं थोड़ी रोशनी और बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर सतीश 2 लालटेन रखकर उस जगह की रोशनी को बढ़ा देता है, जिसके बाद शांति जल्दी से अपना काम खत्म करती है। मेरा राजा बेटा, तेरी वजह से काम जल्दी हो गया, शुक्रिया। अब सो जा तू भी, मैं भी सो रही हूँ। ठीक है माँ। इतना कहकर माँ बेटे सो जाते हैं। दरअसल वो सब एक बहुत ही गरीब श्रेणी से थे। पिता महेश की तबीयत खराब रहने से सतीश जल्दी बड़ा हो गया। महज 15 साल की उम्र से ही सतीश ने अपने घर की जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। उसकी 3 बहन रिद्धिमा, काव्या और सृष्टि थी, जिन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए शांति बहुत पहले से ही सिलाई का काम कर रही थी और सतीश भी काम करने लग जाता है। मेहनत करते करते सतीश एक झोपड़ी से घर खरीद लेता है, जहां उसकी 3 बहनें और माता पिता आराम से रहते थे। ऐसे ही एक दिन सतीश अपनी बहनों के लिए सूट लेकर आता है। रिद्धिमा, काव्या, सृष्टि, देखो मैं तुम तीनों के लिए कितना अच्छा सूट लेकर आया हूँ। ये देखो, तुम ये सब पहना करो, ये वेस्टर्न कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा भैया, अब आप बताएंगे हमें कि क्या पहनना है क्या नहीं। आपको पता भी है हमारे कॉलेज में कितनी लड़कियां इसी तरह तैयार होकर आती हैं। अगर हम तीनों ये सूट पहनकर चले गए ना, तो सब हमें बहन जी बोलने लगेंगे। वही तो, और क्या हम कहीं से बहन जी लगते हैं क्या? सॉरी टू से भैया, लेकिन हम ये आपका 2 कौड़ी का दिया हुआ सूट नहीं पहन सकते हैं, तो हमें आप और पैसे दे दीजिए, हम कुछ वेस्टर्न स्टाइल का ले लेंगे। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, जैसी तुम्हारी इच्छा। रिद्धिमा, जरा पानी लाना, खांसी आ रही है। भैया खुद ले लीजिए या माँ से बोल दीजिए, हम तीनों अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहे हैं। तीनों बहनें तितलियां बनकर अपने भाई को ऐसी हालत में छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं। वहीं खांसते खांसते सतीश के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख शांति आती है और अपने बेटे को पानी पिलाती है। हे भगवान बेटा, ये तुझे क्या हो रहा है? हाँ हाँ, बता बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही तबीयत खराब हो रही होगी। नहीं, ये इतनी कोई छोटी बात नहीं है बेटा, तेरे मुंह से खून आ रहा है, मुझे बता क्या हुआ। अरे मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो गर्मी की वजह से हो जाता है वो। ऐसा कहकर सतीश अपनी माँ से अपने कैंसर होने की बात छुपा देता है। उसे अपनी बहनों की बहुत चिंता थी, उनके बदलते बर्ताव को देखकर। वहीं कुछ दिनों में सतीश की हालत बहुत खराब होती है। एक दिन वह अपनी कैंसर बीमारी के कारण चल बसता है। उसके करीबी दोस्त ये सच उसके घर वालों को बता देते हैं, जिस बात से पूरा घर टूट जाता है। लेकिन तीनों बहनों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। भाई के जाने के बाद तीनों बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हैं। ज्यादा पैसों को देखकर उन तीनों में इतना घमंड आ जाता है कि वह अपने माँ बाप की कदर करना लगभग भूल चुकी थी। ऐसे ही एक दिन शॉर्ट ड्रेस पहने वो तीनों बाहर जा रही थीं। तभी शांति कहती है, अरे बेटा, तुम तीनों ऐसे छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? इतने छोटे कपड़े पहनना बाहर के माहौल के हिसाब से ठीक नहीं है। अच्छा, अब आप बताओगी हमें क्या पहनना है या नहीं? भैया कम थे क्या जो अब आप भी बोलने लग गई? हम तो यही पहनकर जाएंगे। और क्या, चलो यहाँ से, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। ऐसे बीमार माँ बाप को देख देख कर कहीं हम भी बीमार ना पड़ जाएं घर में। मेरा तो दम घुटने लग गया है अब यहाँ। मेरा भी। तभी तीनों अपनी माँ को उल्टा जवाब देकर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, फिर तीनों अपनी कंपनी के किसी लड़के से लव मैरिज करके गले में वरमाला के साथ घर में आती हैं। माँ, हम तीनों ने शादी कर ली है, वो भी अपने पसंद के लड़कों से। ये आपके दामाद हैं, देख लीजिए, बस आपको यही बताने आए थे हम। ये सब क्या है मेरी बच्चियों, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने माँ बाप को बिना बताए तुमने शादी कर ली, वो भी अपने पसंद की। हमें तो बताते, हमारे अरमान क्यों तोड़ दिए हैं? कम से कम तीनों इतना तो याद रखती
कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा कन्यादान करना था। ओफो, ये फालतू की बातें बंद कीजिए। आप कन्यादान एंड ऑल, और अगर आप हमारी शादी करती तो अपने जैसे ही गरीब घर के लड़के ढूंढते, और उस तरह से हमें रहना नहीं था। खैर, पैसे की चिंता मत कीजिए, हम भिजवा देंगे हर महीने तीनों बहनें। चलिए सब। तीनों घमंडी बहनें अपने पतियों के साथ माँ बाप को छोड़कर अमीर ससुराल चली जाती हैं। वक्त गुजरता है, शांति और महेश की तबीयत खराब रहती थी। सिलाई करना शांति ने लगभग छोड़ दिया था। उसे अंधेरे में दिखाई भी कम देता था, क्योंकि घर में लाइट थी ही नहीं। ऐसे ही एक दिन महेश कहता है, शांति, मेरी दवा खत्म हो गई है, जरा और दवाई ले आती, मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है। माफ कर दीजिए महेश जी, दवाई तो खत्म हो गई है, मतलब पैसे नहीं है। बेटियों से पैसे तो मांग नहीं सकते। मैं दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। अब ना, एक तो ये लाइट के चक्कर में दिखाई नहीं देता, पहले एक बल्ब ही लगवा देती हूँ, कान के बूंदे बेच देती हूँ, और कोई रास्ता तो है नहीं। फिर शांति अपने कानों के बूंदे बेचकर बदले में उन पैसों से सिलाई का थोड़ा बहुत सामान और घर में लाइट लगवा देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है। काफी दिनों बाद उसके पास सिलाई के लिए एक औरत आती है। सुनिए, मुझे अपनी इस ड्रेस में कांच के स्टोन लगवाने हैं, आप लगा देंगी? बेटा, मैंने ये कभी किया तो नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, जब आपको कुछ आता जाता नहीं तो ये दुकान खोलकर क्यों बैठी हैं? खामखा का मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। इतना कहकर प्रीति चली जाती है। ऐसे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ और सिलना होगा, कुछ नया, जिससे मेरे पास पैसे आने लगे। आइडिया। इतना कहकर शांति बाहर जाकर हरे हरे पत्तों को इकट्ठा करके छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस तैयार करती है और घर के बाहर लगा देती है। घर के बाहर पत्तों की हरी ड्रेस देखकर लोगों की आंखों को वो इतना लुभाती है कि शांति उस पत्तों की ड्रेस को बेचकर पैसे कमाने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी तीनों बेटियों ने कर्ज पर लेकर एक बुटीक खोला था, जो कि चला नहीं और वह तीनों घाटे में आ गई। अब उनके पास कोई पैसा नहीं था। तभी एक उड़ता हुआ कागज उनके पास आता है। ये कैसा कागज है, जरा पढ़ें तो। इसमें लिखा है, यहीं पास में ही कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। जिस भी प्रतियोगिता वाले ने बेहतरीन और अलग ड्रेस बनाई उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। क्या 5 लाख रुपए? उस 2 लाख रुपए में से तो हमारा बुटीक का कर्ज माफ हो सकता है। अरे वाह, हमें ये कंपटीशन जीतना ही होगा, लेकिन फैंसी ड्रेस लाएंगे कहाँ से? कोई आइडिया नहीं है और पैसे भी नहीं है। तुम दोनों भूल गई माँ को कितनी अच्छी सिलाई आती है। अब तो माँ ही कोई आइडिया दे सकती हैं। तीनों बेटियां अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगती हैं। माँ, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। आपके बुरे समय में हमने आपका साथ छोड़ दिया और आपको हमेशा उल्टे जवाब दिया। हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, अब हमें अकल आ चुकी है। चिंता मत करो, माँ बाप अपने बच्चों से कभी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। पर तुम तीनों यहाँ पर कैसे आ गई? माँ, घर के हालात बहुत खराब हैं, बस हमें उस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस चाहिए थी, तो आपके पास आ गए। उससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं घास से एक ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। ये सुनकर तीनों बेटियां खुश हो जाती हैं और छोटे छोटे घास को इकट्ठा करती हैं और फिर अपनी माँ के साथ ड्रेस बनवाती हैं। शांति तीनों के लिए घास का एक सुंदर सा गाउन तैयार करती है, जिसे पहनकर वह उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाती हैं और विजेता बन जाती हैं, जिसमें उन्हें 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो 5 लाख रुपए वह अपनी माँ के हाथों में रखते हैं। माँ, इन पैसों की असली हकदार आप हो, आपकी वजह से हम ये कंपटीशन जीत पाए। हाँ माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। आप हमें भी सिलाई सिखाओगी? हाँ, सिखा दूंगी, लेकिन इनमें से कुछ पैसे लेकर अपने बुटीक को बचा लो। जी माँ। इस तरह उनके जीते हुए पैसों से उन तीनों का बुटीक बच जाता है। कुछ पैसे शांति और महेश अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तीनों बेटियां। साथ ही शांति अपनी तीनों बेटियों को सिलाई सिखाती है, जिसके बाद सिलाई सीखकर तीनों अपने पांव पर खुद खड़ी होकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।
गरीब भाभी की 4 अमीर नंद की घास की शॉर्ट ड्रेस। प्रगति अपनी ससुराल में अपनी 4 नंदों और पति के साथ रहती थी। ऋषि का काम बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से उनका जीवन सुख सुविधाओं में बीत रहा था। हेलो ऋषि भाई, आप कब आओगे? क्यों? हाँ पता है, टीवी पर बहुत ही सुंदर ड्रेस बिक रही है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। अच्छा, कितने की ड्रेस है? ज्यादा नहीं, बस 50,000। अच्छा रुक, मैं तेरे अकाउंट में अभी पैसे ट्रांसफर करता हूँ। सच्ची? ऋषि ने फोन काट दिया और अपनी बहन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ऋषि इसी तरह अपनी बहनों की हर ख्वाहिश को पूरी करता था और उन्हें बहुत खुश रखता था। देखो तो जरा, आज मैं तुम सभी के लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, मेरी मनपसंद पानी पूरी और चॉकलेट भी। भैया, मेरा मनपसंद बर्गर लाना तो नहीं भूले ना। नहीं नहीं, मैं सभी की मनपसंद चीज लाया हूँ। सुनिए, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी प्रगति, मैं नहीं चाहता कि कल को ससुराल जाकर इन्हें मेरे लाड प्यार में कोई कमी लगे। अरे भाभी, आओ आप भी खाओ ना भैया। हाँ हाँ, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सही मौका आने पर ऋषि ने अपनी बहनों की बड़े घराने के 4 भाइयों से शादी कर दी। ऋषि ने अपनी बहनों की शादी में बहुत पैसा लगाया था, जिसकी वजह से उसके साझेदार ने कंपनी के खातों में गड़बड़ी कर दी। देख भाई, तूने शादी के लिए पूरे 7 लाख रुपए कंपनी से लिए थे और हमारी कंपनी का प्रॉफिट पूरे 14 लाख था। इसका मतलब अब तेरा इस कंपनी में हिस्सा और हक दोनों खत्म। जो भी यहाँ है वो मेरा है। पर लेकिन हमारी कंपनी का प्रॉफिट 14 लाख नहीं 24 लाख था। अरे चौकीदार कहाँ हो, लेकर जाओ इसे। अरे सुन तो सही मेरे भाई। ऋषि के साझेदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंकवा दिया। अब ऋषि के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका घर, गाड़ी सब नीलाम हो गए और उसे अपना घर छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। शादी की जिम्मेदारियों में अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाया और मेरे साझेदार ने मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, अगर भगवान की मर्जी हमें ऐसे ही दिन दिखाना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जानता हूँ, लेकिन प्रगति, अब मैं हमारे पेट पालने के लिए क्या करूँगा? सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये बातें छोड़िए, और जो मेरे पास कुछ जोड़े हुए पैसे थे, मैं उनसे खाने का सामान ले आई थी, तो आप खाना खा लो। प्रगति ने वहीं अपनी कुटिया के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बना लिया और अपने पति को उसी चूल्हे का खाना खिलाया। एक तरफ भाई गरीबी से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बहनों को इस सब का होश भी नहीं था। वो चारों ही अपनी अमीरी में मगन थी। ऐसे ही झोपड़ी में रहते हुए कुछ दिन और बीते। अब प्रगति गर्भवती हो चुकी थी और ऋषि की सेहत भी खराब हो गई थी। प्रगति के सभी जोड़े हुए पैसे ऋषि की दवाई लाने में खत्म हो गए, लेकिन उसकी तबीयत को कोई आराम नहीं लगा। प्रगति, मैं कोई काम ढूंढने। पागल मत बनिए, आपकी काम करने की हालत जरा भी नहीं है। आप नहीं, अब मैं काम करूंगी। तुम क्या काम करोगी? मैं सिलाई का काम करूंगी। लेकिन प्रगति, तुम किसके लिए कपड़े सिलोगी? मैं कपड़े नहीं सिलूंगी, मैं घर में लगाने वाली चीजें सिलूंगी, वो भी नए तरीके से। ऋषि प्रगति की बात पर राजी हो गया। अगली सुबह प्रगति ने थोड़े पैसों का इंतजाम करके एक बड़े सफेद कपड़े का थान और काफी चीजें खरीद ली। उसने सबसे पहले कपड़े से पर्दे बनाए। ये क्या है? पर्दे हैं। इतने प्लेन पर्दे? हाँ, बस देखते रहिए। प्रगति उन पर्दों को बनाकर घर के बाहर से थोड़ी घास ले आई। अब तुम क्या करने वाली हो? ओहो, आप कितने सवाल करते हो, अभी शांत रहिए। प्रगति ने उस घास को पर्दों पर सजा दिया। उसने घास से पर्दों को ऐसे डेकोरेट किया कि पर्दों का पूरा लुक ही बदल गया। अब आप क्या कहोगे? गजब। प्रगति ने घास से बहुत से शोपीस, डोर हैंगिंग शोपीस तैयार कर दिए और उन्हें बाजार में बेचने निकल गई। घास के पर्दे, घास के शोपीस ले लो, सस्ते सस्ते, अच्छे अच्छे। वाओ, ये कैसी नई सी चीज है,
प्लीज मुझे ये पर्दे और ये वॉल हैंगिंग शोपीस दे दीजिए। सुबह से शाम तक ऐसे ही बहुत सारे लोग आए और प्रगति की अच्छी कमाई हो गई। अगले दिन फिर से प्रगति ने ऐसे ही घास से चीजें बनाई और उन्हें बाजार में बेच दिया। देखते ही देखते धीरे धीरे उसका काम चल गया और उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीदा। तुम तो गजब हो प्रगति, तुम्हारी मेहनत से हमें ये घर मिल पाया है। तुम्हारा नवा महीना है प्रगति, क्यों ना हम इस नए घर में तुम्हारी गोद भराई का फंक्शन रखें। जरूर। प्रगति ने अपनी नंदों के पास फोन मिलाया। ननद जी, आज आपकी भाभी की गोद भराई है। कौन सी भाभी? अरे ऐसे गरीबों से हम बहनें कोई भी मतलब और वास्ता नहीं रखती हैं। तुम हमारी भाभी नहीं हो और ऐसे गरीबों के फंक्शन में आकर हम तो कभी अपनी इमेज को खराब नहीं करेंगे। कोई सी भी ननद गोद भराई में आने को तैयार नहीं हुई और ऋषि और प्रगति ने पड़ोसियों को बुलाकर गोद भराई का फंक्शन किया। इसी तरह कई दिन बीत गए। चारों ननद अपने भाई को बिल्कुल भूल चुकी थी कि एक दिन उनके पतियों की कंपनी में आग लग गई और उनका पूरा कारोबार ठप हो गया। ये क्या हो गया रिया? पता नहीं दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, अब मेरा मुंह नहीं है कि मैं अपने भाई के घर जाऊं। मेरा भी। चारों बहनें अपने पतियों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में चली गईं और वहां गुजारा करने लगी। एक तरफ उनके हालात इतने खराब थे तो वहीं दूसरी तरफ प्रगति के काम में तरक्की हो रही थी और उसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया था। अब प्रगति का बच्चा भी दुनिया में आ चुका था। प्रगति, इस बच्ची ने हमारे जीवन में और भी खुशियां भरी हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी है, इसी की वजह से ये बड़ा घर बन पाया है। तो चलो गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश से पहले आज फिर से क्या मैं शेफाली दीदी और बाकियों को कॉल करूं? मर्जी है वैसे। एक बार करके देखते हैं। प्रगति ने ऐसे बोलकर अपनी नंदों को बुलाया। उसके एक कहने पर वो चारों आने को तैयार हो गईं। अजीब है, आज ये इतनी आसानी से कैसे मान गई? जो भी हो, कुछ देर बाद फटी पुरानी हालत में चारों ननद और उनके पति प्रगति के घर पहुंचे। ऋषि और प्रगति उन्हें ऐसी हालत में देख चौंक गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। कथा वगैरह हो जाने और मेहमानों के चले जाने के बाद प्रगति ने पूछा, शेफाली, रिया, बेला और महक, ये कैसे हुआ? उसके पूछने पर रोते हुए उन्होंने पूरी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। जानती हो, सभी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम मेरे पास मेरी मॉडल्स की तरह काम करके अपने हालात बदल सकती हो। शुक्रिया भाभी। उसकी नंदे अपनी भाभी की अच्छाई देखकर बहुत खुश हुई। हम रक्षाबंधन पर भी नहीं आए थे। भैया, ये रही आपकी राखी। चारों बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी। अब हमारा तोहफा कहाँ है? तोहफा यहाँ है। जानती हो, ये ड्रेसेस मैंने राखी के दिन से तुम्हारे लिए बनाकर रखी हुई थी। प्रगति ने उन चारों को एक एक घास से बनी शॉर्ट ड्रेस दी। कैसी है? बहुत सुंदर, आपका शुक्रिया। सभी ने इसी तरह खुशी खुशी मिलकर गृह प्रवेश के बाद बातें वगैरह की। प्रगति की नंदों को जब बाहर वालों ने घास की ड्रेस पहने देखा तो वो सभी को पसंद आई, जिसकी वजह से प्रगति के ग्राहक बढ़ गए। अब प्रगति का काम बढ़ चुका था और उसकी नंदों के भी धीरे धीरे दिन बदलने लगे थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे।